दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं अपने YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये स्टोरी एक ऐसे बर्बर बलात्कार और निर्मम हत्याकांड की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है और ये कहानी कितनी दर्दनाक हो सकती है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनकर समझ जाएंगे। अब तो इस घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो एक नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डाल लेते हैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आंखें घायल थी, मुंह से खून रिस रहा था, होंठ फटा हुआ, जीभ कटी हुई, गर्दन की बैकबोन टूटी हुई, दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून और बाएं पैर की एड़ी पर जख्म, तमाम जिस्म पर घाव ही घाव। और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर किस भयानक यंत्रणा से गुजरी होगी। अगर इन जख्मों की कहानी एक कहानी की तरह सुना दिया जाए तो सोचिए कि सुनने वाले पर क्या बीतेगी। हर जख्म एक अलग ही दर्द की कहानी बयान कर रहा है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि लेडी डॉक्टर ने दरिंदे से खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी साबित होता है कि वो घायल होने के बाद भी खुद को और खुद की आबरू को तब तक बचाए रख पाने में सफल रही थी जब तक वो जख्मों से और दर्द से चूर होकर बेहोश नहीं हो गई। तो साथियों, शुरू करते हैं अब इस कहानी को। कहानी है कलकत्ता के मशहूर मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए एक बर्बर बलात्कार एवं नृशंस हत्या की। 9 अगस्त की सुबह लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा जब अस्पताल के 3rd फ्लोर पर स्थित सेमिनार हॉल के अंदर अस्पताल का स्टाफ पहुंचता है तो सामने का खौफनाक नजारा देखकर उसे अपने जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस होती है। उसके सामने उसी कॉलेज की एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जानकारी मिलते ही हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। मरने वाली लेडी डॉक्टर उसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से चेस्ट मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसकी 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी। वो अपनी उसी ड्यूटी को निभाने के दौरान ही इस भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। इसी बीच चेस्ट मेडिसिन विभाग के सहायक अधीक्षक मृत महिला डॉक्टर के घर वालों को फोन कर उसके माँ बाप से महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने की खबर देते हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब सेमिनार हॉल के अंदर का नज़ारा देखती है तो पुलिस वाले भी अपने जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ती महसूस करते हैं, क्योंकि सामने का नज़ारा ही इतना दर्दनाक और बीभत्स होता है। अस्पताल के स्टाफ से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर खाने के बाद लगभग 3 बजे आराम करने के लिए सेमिनार हॉल के अंदर गई थी। पूछताछ और घटना स्थल के मुआयने के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह दर्दनाक घटना रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के दौरान ही घटित हुई है। अब चूंकि पुलिस को टाइम पता होता है तो उसी टाइम फ्रेम के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है और उस टाइम फ्रेम के दौरान सेमिनार हॉल के आसपास या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग भी घूमते फिरते नजर आते हैं, पुलिस द्वारा उन सबको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वो उस वक्त
वहां पर क्या कर रहे थे। तो जो लोग संतोषजनक जवाब दे देते हैं उन्हें पुलिस जाने देती है। जो लोग इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं देते उनका नाम संदिग्ध की सूची में रखकर उन्हें भी जाने देती है। घटनास्थल का मुआयना करने पर पुलिस के हाथ लेडी डॉक्टर का लैपटॉप और मोबाइल लगा और लाश के पास पुलिस को एक टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ भी मिलता है। पुलिस एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज का ध्यान से परीक्षण करती है। पूरे सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से खंगालती है, क्योंकि इस केस में आगे बढ़ने के लिए उस वक्त पुलिस के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस बार पुलिस को 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके गले में ब्लूटूथ होता है, किंतु जब 4:35 पर वही व्यक्ति सेमिनार हॉल से बाहर जाता हुआ दिखता है तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं दिखाई देता। पुलिस जब अस्पताल के स्टाफ से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है तो एक ऐसा नाम सामने उभर कर आता है जिसे सुनकर पुलिस स्तब्ध रह जाती है। स्टाफ के लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये व्यक्ति पुलिस के लिए ही एज अ वॉलंटियर काम करता है और इस व्यक्ति का नाम संजय राय है। और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि यह व्यक्ति अक्सर पुलिस के आराम के लिए बनाई गई पास की पुलिस बैरक में ही जाकर सो जाता है। अब पुलिस एक बार फिर से शॉर्ट लिस्ट किए गए संदिग्धों को बुलाती है और संजय राय को पकड़ने के लिए तुरंत ही पास की पुलिस बैरक में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पाती है कि संजय राय सोया हुआ है। उसे नींद से जगाती है, उसके बैरक की तलाशी लेती है। हालांकि वो उसकी बैरक नहीं थी, वो पुलिस के लिए थी, लेकिन वो वहां जाकर सो जाता था। बैरक की तलाशी के दौरान पुलिस पाती है कि संजय राय ने अपने कपड़े धो डाले हैं और तलाशी के दौरान ही पुलिस को संजय राय का जूता मिलता है जिसके सोल पर खून के धब्बे होते हैं। पुलिस जूतों को फोरेंसिक लैब टीम के पास भिजवा देती है ताकि ये बात स्थापित हो सके कि घटनास्थल पर पाए गए खून और संजय राय के जूतों पर मिले खून के धब्बों के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। इस बात को जांच में प्रमाणित करने के लिए पुलिस जूते को फोरेंसिक टीम के हवाले कर देती है और संजय राय को पकड़कर एक बार फिर से अस्पताल पहुंचती है, जहां पर शॉर्ट लिस्ट किए गए सारे संदिग्ध पहले से ही मौजूद होते हैं। और फिर पुलिस उस टूटे हुए ब्लूटूथ को सारे संदिग्ध लोगों के मोबाइल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में टूटा हुआ ब्लूटूथ संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और अब पुलिस संजय राय को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। शुरू में संजय राय इस घटना से इनकार करता है। उसका कहना था कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब उसके पास इस घटना से इनकार करने के लिए ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे, क्योंकि उसके खून लगे हुए जूते पुलिस के हाथ लग चुके थे और घटना स्थल पर पाया गया ब्लूटूथ डिवाइस उसके मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। फिर वो स्वीकार कर लेता है कि ये बर्बर बलात्कार और निर्मम हत्याकांड उसी ने किया है और वो कोई अफसोस भी जाहिर नहीं करता। सबसे हैरानी की बात तो ये है। और पुलिस को कहता है कि आप चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं संजय राय और वो ट्रेनी लेडी डॉक्टर, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। संजय राय 2019 में एज अ सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन विभाग में भर्ती हुआ था
और जल्दी ही इसका ट्रांसफ़र पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में कर दिया जाता है। उसके बाद इसे कई बार छोटी अवधि के लिए तो कई बार लंबी अवधि के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पर तैनात किया गया था। वहाँ पर इसका मुख्य काम अस्पताल में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों की दवाइयाँ लाना और चिकित्सा में उनकी सहायता करना था। हालांकि पुलिस द्वारा यह भी बताया गया कि जिस दिन ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर गया था उस दिन वहाँ पर इसका कोई काम नहीं था और न ही इसकी वहाँ पर कोई ड्यूटी लगाई गई थी। संजय राय के बारे में और भी जो जानकारी निकल कर आई वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। संजय राय हिंसक पोर्न वीडियो देखने का और शराब का आदी है। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। पहली 3 बीवियां इसकी हिंसक प्रवृत्ति और शराब की लत के चलते इसे छोड़कर जा चुकी हैं। चौथी बीवी ने इसकी कंप्लेन की थी घरेलू हिंसा को लेकर, लेकिन वो कैंसर के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर संजय राय 4 शादियों के बाद भी इस वक्त अकेला रहता था अपने माँ और बहन के साथ में। और अब बात करते हैं उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की। उसके बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार, खैर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बस इतना ही कहूँगा कि पीड़िता एक सामान्य परिवार से आती थी। उसके पिता स्कूल ड्रेसेस का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। अच्छी हालत ना होने के बाद, तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करा रहे थे। और अब इस पर बात कर लेते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह 8 बजे के आसपास संजय राय पहली बार अस्पताल की बिल्डिंग में दाखिल होता है। वो अपने एक मरीज को वहाँ पर एडमिट कराता है और अब तो पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आ गई है कि वो अस्पताल में मरीजों से पैसे भी वसूलता था, पैसा वसूलने के काम में भी संलिप्त था। वो लोगों को अस्पताल के अंदर एडमिट कराने के नाम पे, उनको बेड दिलाने के नाम पे और चिकित्सा के दौरान उनकी सहायता करने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था, पैसे वसूल लिया करता था। तो वहाँ पर वो अपने मरीज को एडमिट कराता है और उसके बाद निकल जाता है। फिर पूरे दिन वापस बिल्डिंग में दिखाई नहीं देता। रात के करीब 11 बजे वो एक बार फिर से अस्पताल की बिल्डिंग में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। इस बार वो उसी मरीज से मिलने आया था जिसे उसने सुबह एडमिट कराया था। उसका एक्सरे कराता है, उससे बातचीत करता है और तकरीबन आधे घंटे बाद 11:30 बजे हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। और यही वो वक्त रहा होगा जब ट्रेनी डॉक्टर 3rd फ्लोर पर स्थित चेस्ट मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी वार्ड में अपनी सेवा के दौरान अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती हैं। लगभग 11 बजे लेडी ट्रेनी डॉक्टर अपनी माँ से बातचीत करती है और उन्हें बताती है कि चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाल चाल लेती है माँ उसका हाल चाल लेती है और फोन रख देती है। इसके बाद वो अपने ड्यूटी में लग जाती है। संजय राय उस रात एक बार फिर से रात के तकरीबन 1 बजे हॉस्पिटल के अंदर फिर से प्रवेश करता है। इस बार वो अपने ही द्वारा एडमिट कराए गए एक अन्य मरीज से मिलने के लिए आता है जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। वो उस व्यक्ति से मिलता है और उसका हाल चाल लेता है, पूछता है कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद वो रात के लगभग 1:30 बजे उस मरीज के एक रिश्तेदार के साथ अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में चले जाता है।
और उसी रात पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था। ट्रेनी डॉक्टर रात के लगभग 12 बजे अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ और स्टाफ के कर्मचारियों के साथ मिलकर उस फाइनल मुकाबले को देखती हैं, जो कि लगभग रात के 12 बजे था। और लगभग 2 बजे के आसपास वो अपने सहायक जूनियर डॉक्टरों से पूछती हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं खाया हमने। लेडी डॉक्टर उनसे कहती हैं कि उन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है। उसके बाद 2 बजे के आसपास वो अपने 4 सहायक जूनियर डॉक्टरों के साथ कैंटीन में खाना खाती हैं, और ये वही वक्त था जब वो यहाँ कैंटीन में अपने जूनियर सहायक डॉक्टरों के साथ खाना खा रही होती हैं। और उसी वक्त इमारत के पिछले हिस्से में संजय राय मरीज के रिश्तेदार के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। रात के लगभग 3 बजे संजय राय उस मरीज के रिश्तेदार के लिए एक उबर बाइक बुक करता है और उसे घर भेज देता है। और इधर 3 बजे के आसपास लेडी डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टरों से आराम करने की बात कहकर सेमिनार हॉल की तरफ चली जाती हैं। अब चूंकि लेडी डॉक्टर 36 घंटे की लंबी शिफ्ट पर थी, तो उन्हें आराम की जरूरत महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने सहायक जूनियर डॉक्टरों से कहा कि अभी कोई ऐसा इमरजेंसी वर्क नहीं है, तो मैं थोड़ा देर आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद जूनियर डॉक्टर अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ चली जाती हैं, और जब वो सेमिनार हॉल में जाती हैं, उसी वक्त संजय राय एक बार फिर से इमारत के मेन गेट से अस्पताल के अंदर एंटर करता है। सुबह का 4 बजे का वक्त था। लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी और शायद उन्हें नींद आ गई थी, सो रही थी। अब ये उनका दुर्भाग्य कहिए या भाग्य का क्रूर मजाक कहिए कि 4 बजे के आसपास संजय राय 3rd फ्लोर पर स्थित सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश करता है। शायद उसने सोचा होगा कि चलो यहीं आराम कर लेते हैं, सेमिनार हॉल तो अक्सर वैसे भी खाली रहता है, और शायद इसी इरादे के साथ वो सेमिनार हॉल में गया हो या किसी साजिश के तहत गया, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस को अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस केस में कोई और भी शामिल था या नहीं शामिल था। और बहरहाल ये तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। अगर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से किसी और व्यक्ति के इस बलात्कार कांड में शामिल होने का सैंपल मिलेगा, तो अपने आप प्रमाणित हो जाएगा, या उसके नाखूनों में बाल या त्वचा के कोई ऐसे रेशे जो किसी और व्यक्ति के घटनास्थल पर मौजूद होने का प्रमाण दे रहे होंगे। बहरहाल ये जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। संजय राय पहुंचता है सेमिनार हॉल के अंदर, डॉक्टर को अकेला सोता हुआ देखता है। उसकी नीयत खराब हो जाती है, वो डॉक्टर पर हमला कर देता है। डॉक्टर उसका विरोध करती है। पुलिस के अनुसार संजय राय एक ट्रेंड बॉक्सर है। वो जो है महिला डॉक्टर की गर्दन पकड़कर लगातार उसके चेहरे पर मुक्के से प्रहार करता है, उसके सीने पर, उसके पेट पर। और इस प्रहार के चलते लेडी डॉक्टर का चश्मा टूट जाता है। उस टूटे हुए चश्मे के कांच लेडी डॉक्टर की आंखों में धंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें घायल हो जाती हैं। उनकी आंखों से खून बहने लगता है। तमाम संघर्षों के बाद भी लेडी डॉक्टर अपने आप को इस दरिंदे से बचा नहीं पाती, और जब वो बेहोशी की हालत में होती हैं तो ये नशे में धुत संजय राय उनके साथ बर्बरता कर रहा होता है। और इस बर्बरता के दौरान उसे ये भी होश नहीं था कि लेडी डॉक्टर जिंदा है या मर चुकी है,
ये अपने गंदे इरादों को पूरा करने में लगा हुआ था। लेडी डॉक्टर चीख ना सके इसलिए लगातार उनके मुंह को ये दबाए हुए था और इस दौरान जाने कब इसका हाथ लेडी डॉक्टर के मुंह से फिसलकर उसकी गर्दन पर पहुंच जाता है। नशे में इसे कुछ भी पता नहीं चलता और यह लगातार अपने बुरे इरादों को पूरा करने में लगा हुआ रहता है। इतना धुत था कि इसे कुछ नहीं पता चलता डॉक्टर जीवित है या मर चुकी है। उसके बाद ये लगभग 40 मिनट बाद उस इमारत से बाहर निकल जाता है और इस तरह से एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट की असमय मृत्यु हो जाती है। वो एक दर्दनाक घटना का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसती है। और मैं समझता हूँ दोस्तों, ऐसे रेपिस्ट लोगों को जो इस तरह का बर्बर और जघन्य कृत्य करते हैं, इनको सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। और ये कहानी आपको मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपसेट या दुखी करना चाहता हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, अपराध के प्रति जागरूक रहें और अपनी इस जागरूकता के कारण खुद भी अपराध होने का शिकार होने से बचें और दूसरों को भी अपराध का शिकार होने से बचा सकें। तो कुल मिलाकर इस दर्दनाक कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और संजय राय को फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।